सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2018 के क्वेश्चन पेपर का हल। 2018 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों, आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता है, ऑलरेडी मैंने बताया भी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत हाई होता है और एग्जाम में आप अच्छा ही करके आते हैं। दूसरी चीज कि ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ते हैं ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएं। दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं। हम लोगों ने सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया है, आप सभी विषयों को देख सकते हैं। तो चलिए हम वो विकल्पी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि 1 घंटे का टाइम मिलता है हिंदी के विषय में और आपको 25 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे। प्रत्यक्ष में प्रत्यय है। सबसे पहले पहला ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पर प्रत्यय नहीं बल्कि यहाँ पर उपसर्ग है। पहले आप ये सही कर लीजिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हुआ। प्रत्यक्ष में उपसर्ग है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रत्यय, प्र या फिर प्रत। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में उपसर्ग होगा प्रति उपसर्ग। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन कई सारे प्रशिक्षुओं ने मुझसे पूछा था और मैंने सभी लोगों को करेक्ट आंसर दिया था। और यहाँ पर आज आपने इस क्वेश्चन को देख लिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन 2018 में रॉन्ग पूछा गया, 2018 के प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या फिर रेखा के रूप में। तो पूर्ण विराम का प्रयोग जब वाक्य का अंत होता है तब हम लगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार या फिर अध्याय। दोस्तों, इसमें स्त्रीलिंग शब्द है सूचना। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो यहाँ पर ये जो चौ मतलब 4 है, आपको पता है जिस भी शब्द में अगर संख्या का बोध होता है, यानी कि उस पूरे शब्द में संख्या अगर आती है और सबसे पहले अगर संख्या आती है तो वहां पर होता है द्विगु समास, जैसे कि पंचवटी। इसी प्रकार से चौराहा भी, जैसे कि नवरात्रि। नवरात्रि, नवरात्रि मतलब 9 रातों का समूह। तो ये भी क्या होगा? ये द्विगु समास होगा। तो आप याद रखिएगा, नवरात्रि भी क्या है? द्विगु समास है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया पंचवटी। इसके अलावा सप्तऋषि, सप्ताह। सप्ताह भी आप याद रखिएगा, सप्ताह भी क्या है? ये भी द्विगु समास का ही एग्जाम्पल है, 7 दिनों का समूह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। सबसे पहले तो प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई चिन्ह लगा है, अगर प्रश्नवाचक होता तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता। निश्चयवाचक, कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता ही नहीं तो निश्चित कैसे हुआ? निश्चयवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कोई खड़ा है तो निजवाचक कैसे होगा? आप उसको जान ही नहीं रहे हो कौन खड़ा है, तो बचा कौन? अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई खड़ा है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, हम कुछ निश्चित ही नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद अब हम अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अतिलघुत्तरी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। दोस्तों, अधि उपसर्ग जब हम पति में लगाएंगे तो अधिपति, अधि जब हम नियम में लगाएंगे तो अधिनियम, अधि जब इन में लगाएंगे तो अधीन, और जब अधि हम स्थाता में लगाएंगे तो अधिष्ठाता। तो इस तरीके से ये अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द आपने देखे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश दौड़ता है, अगर ये हम कहते हैं तो दौड़ना क्या है? ये क्या है? ये क्रिया है या वर्ब है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है। और यहाँ पर ये तेज जो है, तेज क्या है? तेज किस तरीके से दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये तेज। तो ये जो तेज हुआ
यही क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए पिताजी जा रहे हैं, जा रहे हैं अगर हो जाएगा तो ये जो जा रहे हैं ये हो जाएगा आपका क्रिया। अब इसमें विशेषता क्या? घूमने जा रहे हैं, जा तो रहे हैं लेकिन घूमने जा रहे हैं, तो ये जो घूमने शब्द हुआ ये हो गया क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द। विदुषी का पुल्लिंग क्या है? तपस्विनी का पुल्लिंग क्या है? आप देखिए, विदुषी का हो जाएगा विदूषक और तपस्विनी का तपस्वी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हम शुद्ध रूप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर प्रिया नहीं होता बल्कि क्या होता है? प्रिया होता है। बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान यहाँ पर लिखा है। श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती होता है। मोस्टली बच्चे ये गलत लिखते हैं, ये बड़े बड़े मतलब जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं वो भी इसको गलत कर देते हैं। तो श्रीमती जो होता है इस तरीके से होता है, और अक्सर हम गलती क्या करते हैं इस तरीके से श्रीमती, ये गलत होता है। राइट आंसर यही है, त पर बड़ी की मात्रा होती है। उत्सव नहीं होता बल्कि क्या होता है? उत्सव होता है, आधा त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। अभी आपने अधि उपसर्ग देखा था, अब फिर अभि उपसर्ग पूछा। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा है, फिर वही 1 नंबर का क्वेश्चन उसी टॉपिक से, सेम टॉपिक से फिर पूछा है। तो चलिए अभि उपसर्ग से भी हम शब्द बना लेते हैं। तो अगर ये वादन में जुड़ेगा अभि उपसर्ग तो ये अभिवादन बन जाएगा। इष्ट में जुड़ेगा तो अभीष्ट बन जाएगा। मान में जुड़ेगा तो अभिमान हो जाएगा, और अर्थी में अगर जुड़ेगा तो अभ्यर्थी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है समास विग्रह किसे कहते हैं? किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों चलिए देखते हैं हम। समस्त या सामासिक पद को पुनः पृथक पृथक करके विभक्ति चिन्हों आदि सहित दर्शाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि गंगा जल का विग्रह होगा गंगा का जल। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास का उदाहरण जनप्रिय का समास विग्रह होगा जन को प्रिय। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नीलकंठ का विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। इसके अलावा बहुब्रीहि समास में ही आप देख सकते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। इसके अलावा नीलकंठ आपने यहाँ पर देख ही लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भूतकाल एवं भविष्यकाल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं होती है कि भूतकाल और भविष्यकाल का मतलब क्या है। आप लोगों को अच्छे से पता है जो चीजें हमारे अतीत में हो चुकी हैं, जो भी चीजें हमारे जीवन में बीत चुकी हैं वो सब क्या हो चुका, हमारा भूतकाल हो चुका है। और जो भविष्य के बारे में हम सोचते हैं कि कल क्या करना है, आगे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, वो सब क्या है, भविष्य के गर्त में है। वो सब हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं। भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि प्रिया विद्यालय से चली गई, यानी कि ये काम क्या हो गया, पूरा हो गया। इस वाक्य में चली गई भूतकालिक क्रिया है। इससे ज्ञात होता है कि विद्यालय से जाने की क्रिया या जाने का काम पूरा हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा, जैसे कल जयपुर से मेरा भाई आएगा, तो यहाँ पर इस वाक्य में आएगा भविष्य काल की क्रिया है। इससे ज्ञात होता है कि वह आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी ने इत्यादि। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय बताइए। तो छात्रों में उच्चारण
के सुधार के लिए बच्चों के भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का निरंतर अभ्यास कराना। इसके अलावा बच्चों को आप श्रुत लेख लिखवाइए, और जब आप श्रुत लेख लिखवाएंगे तो बच्चे आपके जब आप बोलेंगे किसी भी शब्द को तो उसकी भाषा को वो सही-सही ग्रहण करेंगे। जब वो सही-सही ग्रहण करेंगे तो सही-सही वो लिखेंगे भी। और जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को आप पढ़ने का अभ्यास कराएं। यही एक तरीका है उच्चारण की जो कमियां हैं उनको सही से दूर करने का, और उच्चारण को अच्छे से बच्चों को आए, उच्चारण अच्छे से बच्चों को समझ में आए। इसके लिए बच्चों से निरंतर किताबें पढ़वाई जाएं। हर दिन बच्चों से पहले हर एक बच्चे से थोड़ा-थोड़ा पैराग्राफ पढ़वाया जाए, ताकि बच्चों का जो उच्चारण है वो अच्छा हो। क्योंकि किसी भी भाषा में अगर बच्चा उच्चारण नहीं अच्छे से कर पाता है शब्द का, तो वो भाषा सही से नहीं सीख पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? चिन्ह भी दर्शाइए। तो विराम चिन्ह आप देखिए यहाँ पर 12 प्रकार के होते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इकहरा अवतरण यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा अवतरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, लोप निर्देशक चिन्ह। इसके अलावा हंस पद, इसका प्रयोग अच्छे से आपको पता है, जब कोई शब्द छूट जाता है तो इस तरीके से हम लगा करके ऊपर लिख देते हैं। विवरण चिन्ह, जब कोई विवरण देना होता है। तो इस तरीके से इन चिन्हों को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं क्या पढ़ा जा रहा है, ही मौन वाचन कहलाता है। यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। मौन वाचन की आवश्यकता हमें 2-3 दृष्टियों से पड़ती है। ये दृष्टियां हैं, मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन स्वगति से कर सकता है। यानी कि मौन वाचन में आप अपने अनुसार जो भी चीजें पढ़ रहे हो अपनी गति से पढ़ोगे, कोई किसी को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। और यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य अथवा वाक्यांश छात्र की समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसी वाक्य का वाक्यांश को उस समय तक बार-बार पढ़कर समझने का प्रयत्न छात्र कर सकते हैं, जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश उनकी समझ में ना आ जाए। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गणतंत्र दिवस, लेखन एवं पठन क्षमता का विकास, या पुस्तकालय या फिर खेल कूद की उपयोगिता। इसमें से आपका जो मन करे उस पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, आपके 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 2018 में चूंकि हम 18 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 18 का ही आंसर हम देखेंगे। तो गणतंत्र दिवस पर चाहे आप लेख लिखिए, चाहे पुस्तकालय पर, चाहे खेल कूद की उपयोगिता पर, चाहे पठन क्षमता का विकास पर। तो सबसे पहले हम गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से। आप देखिए, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी दिन से अंग्रेजों के विरोध तथा दमन करने पर भी प्रतिवर्ष हर दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में यह दिवस मनाया जाता है। हर साल यह दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से अपने द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप शासन को स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र की यह व्यवस्था लागू की गई, इसलिए यह पवित्र दिन गणतंत्र दिवस कहकर पुकारा जाता है। गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीरों का स्मरण दिलाता है। विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत का दर्शन कराती हैं। राष्ट्रपति का संदेश राष्ट्र निर्माण में जुट जाने की प्रेरणा देता है। गणतंत्र दिवस संकल्प एवं प्रतिज्ञा का दिवस है। यह दिवस हमें देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देता है। इस दिन हमारे हृदय में बस एक ही स्वर गूंजता है, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस तरीके से आपके मन में जो भी चीजें इस तरीके की हों, आप उनको लिख सकते हैं अपने देश के प्रति। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है खेल कूद की उपयोगिता। 2 ही चीजों पर आपको यहाँ पर लिखना है, सिर्फ 2 चीजों पर आपको यहाँ पर लिखने को कहा गया है। तो दूसरा टॉपिक है खेल कूद की उपयोगिता। तो विज्ञान ने समस्त विश्व को अपना घर आंगन बना दिया है, अतः अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है। इन खेल कूदों का अपना एक महत्व है, आपस में मैत्री भाव बढ़ाता है, एक दूसरे को पहचानने के अवसर मिलते हैं, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ज्ञान वर्धन के अवसर आते हैं। खेल जीवन में अनुशासन की महत्ता सिखाता है, क्योंकि हर खेल में अनुशासन का विशेष महत्व है। हर खिलाड़ी अनुशासित रहता है। स्वास्थ्य और खेल का घनिष्ठ संबंध है।
इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने से अच्छा है कि उन्हें खेल के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाए। इससे जहां शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, वहीं मस्तिष्क भी सही रहता है। मानसिक कुंठाओं से मुक्ति मिलती है, जो आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज मानव व्याधियों के साथ-साथ मानसिक रोगी भी है। खेल-कूद एक ऐसा साधन है जिससे मानव का विकास होता है, साथ में मनोरंजन भी। खेल-कूद अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण योग देते हैं। तो इस तरीके से खेल-कूद की बहुत महत्ता है आज के समय में। खेल-कूद अब वो कहानी नहीं रह गई है, या फिर वो एक जो बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। वो अब वो जो परिभाषा कही गई थी वो बहुत पहले गई थी, वो पूरी तरीके से अब गलत हो चुकी है, क्योंकि अब खेलने कूदने से भी क्या बन सकते हैं बच्चे, नवाब बन सकते हैं। क्योंकि आज आप देखो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो अपने देश में, चाहे फुटबॉल हो या फिर हॉकी हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बैडमिंटन हो, कि जो बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके भी। तो अगर आप किसी भी काम को मन से करोगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक पर लिखना था। इसके अलावा अगर आप लेखन एवं पठन क्षमता का विकास पर भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुस्तकालय के विषय में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पुस्तकालय का भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से आपको लाल कलर का एक बटन दिख रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। यहाँ पर घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आप लोग के सेमेस्टर की, हर एक वीडियो का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी कोई भी डाउट है हमसे आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, आप लोगों के लिए लगातार हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और लगातार आप लोग का मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। हर एक विषय को कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। हर एक विषय में आप अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए लगातार हम प्रयत्नशील हैं, और अच्छा लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम करते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही लगातार आप लोग करते रहिए। आपके लाइक, आपके कमेंट लगातार हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग की लगातार अच्छी वीडियोस हम ऐसे ही बनाते रहें और ऐसे ही आप लोग का मार्गदर्शन करते रहें। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। टेलीग्राम को दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की फ्री PDF मिलती है, सभी विषयों की वीडियोस वहां पर भी मिलती हैं, और आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं दे देती हूँ। सभी विषयों को कभी भी, कहीं भी, जब भी आपके पास टाइम हो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनकर भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, तो आप जरूर वीडियोस को सुना करिए। अगर समय हो तो अच्छे से देखा भी करिए। अगर आप जितना पढ़ोगे, जितना देखोगे, आपका हर एक विषय उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।